जब जब एग्जाम्स पास आते हैं, परीक्षाएं करीब आती हैं या एग्जाम्स की डेट आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। यार फिर से एग्जाम आ गए, आखिर कब तक देने पड़ेंगे एग्जाम? कौन है जिसने इन एग्जाम्स को, इन परीक्षाओं को स्टार्ट किया? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन है जिसने इन एग्जाम्स को स्टार्ट किया, या कब से स्टार्ट हुई। आज से अगर हम पास्ट में जाएं, अतीत में जाएं, 1835 के दौरान विलियम एडम ने जब बंगाल और बिहार का सर्वे किया ये जानने के लिए कि यहाँ पे एजुकेशन का स्टेटस क्या है, तो उन्होंने अपने सर्वे में पाया, अपने रिसर्च में पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पे एग्जाम का कोई सिस्टम ही नहीं है, बुक्स नहीं है, बच्चों को बिना बुक्स के पढ़ाया जाता है, एग्जाम्स होता नहीं है, और बच्चों को लोकल नीड के हिसाब से, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उनको वोकेशनल एजुकेशन या स्किल एजुकेशन दी जाती है। जिस तरह की एजुकेशन की बात आज हम 2020 में कर रहे हैं, इस तरह की एजुकेशन तो 1835 के दौरान दी जाती थी। लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम आया, अंग्रेजी एजुकेशन का जो कल्चर आया, तो धीरे धीरे स्कूल्स बने, क्लासरूम बने, टाइम टेबल बने, बच्चों को बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाने लगा, एग्जाम से स्टार्ट हुए। तो इस सारी जो चीजें जो स्टार्ट हुई थी, जो अंग्रेजी जो एजुकेशन सिस्टम, जो कल्चर आया, उसके बाद से स्टार्ट हुई। पहले जो इंडियन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी, जिसकी बात आज के टाइम में हम कर रहे हैं। और ये बात किसने बताई? विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताई। तो आज के इस वीडियो में हम विलियम एडम की इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, क्या सजेशन दिया। तो यही सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। विलियम एडम्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर विलियम एडम की रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं विलियम एडम के बारे में कि विलियम एडम थे कौन। विलियम एडम स्कॉटलैंड के ईसाई पादरी थे जो 1818 में 1818 में भारत आए, और यहाँ पर लगभग 27 साल 27 ईयर्स उन्होंने भारत में बिताए। इस दौरान ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन आइडियाज अबाउट गॉड, कि वह ईश्वर के बारे में भारतीय विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। फिर उन्होंने क्या किया, इतने अधिक प्रभावित थे कि आगे चलकर उनको ईसाई पादरी की जो पदवी उनको जो मिली थी, जो पोस्ट उनको प्राप्त था, उसको उन्होंने त्याग दिया। अब हम बात करते हैं विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में। तो 1835 में भारत में उस टाइम की जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने 1835 को विलियम एडम को अपॉइंट किया। किस लिए? टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार एंड सजेस्ट रिफॉर्म, कि उन्होंने बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए एडम को नियुक्त किया। फिर एडम ने क्या किया? एडम ने इस संबंध में अपनी 3 रिपोर्ट्स प्रस्तुत की। 1835 से लेकर 1838 के दौरान उन्होंने अपनी 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इन रिपोर्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। एडम ने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी 1835 को उन्होंने प्रस्तुत की। इन हिज फर्स्ट रिपोर्ट ही प्रेजेंटेड स्कूल डाटा फॉर द बंगाल प्रोविंस, की अपनी पहली रिपोर्ट में उन्होंने बंगाल प्रांत के जो विद्यालय थे उसका सर्वे किया, और उस संबंध में जो डाटा था उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। कब किया? 1835 में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रेजेंट की। एडम प्रेजेंटेड हिज सेकेंड रिपोर्ट इन 1836, की 1836 में उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। In the second report, there was an in-depth investigation of the education system prevalent in the थाना नटलौर of the district राजशाही, की दूसरी रिपोर्ट में जो जिला राजशाही है उसमें जो थाना नटलौर है वहां पे जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी उसका उन्होंने डेप्थ स्टडी की, गहन जांच की, और उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कितने स्कूल्स हैं वहां पे, पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक पूरा सर्वे किया, उसकी डेप्थ स्टडी की, और उस संबंध में अपनी जो रिपोर्ट है उन्होंने 1836 में प्रस्तुत की। एडम प्रेजेंटेड हिज थर्ड रिपोर्ट इन 1838, कि एडम ने जो अपनी तीसरी रिपोर्ट थी वो 1838 में प्रस्तुत की। द थर्ड रिपोर्ट कवर्स 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार
एंड हिज रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ इंडिजिनस स्कूल्स की तीसरी रिपोर्ट में उन्होंने जो बंगाल और बिहार जो स्टेट है, इनकी जो 5 जिले हैं, उसमें जो इंडिजिनस स्कूल थे, जो स्वदेशी विद्यालय के सुधार के लिए उन्होंने अपनी जो सिफारिश थी उसको प्रस्तुत की। ठीक है, अब हम इन तीनों रिपोर्ट का एक कंक्लूजन देखें कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही, तो उसको भी हम जान लेते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन एज ऑब्जर्व बाय एडम, कि एडम द्वारा देखे गए जो स्वदेशी शिक्षा की सामान्य विशेषताएं क्या थी, उस टाइम की किस तरह की शिक्षा थी, तो उसके बारे में एडम ने अपनी रिपोर्ट में जो बात कही। ठीक है, एडम फाउंड in his research that there are more than 1 lakh school in Bengal and Bihar, कि बंगाल और बिहार में ही 1 लाख से ज्यादा स्कूल थे उस टाइम, और जितने भी स्कूल थे हर स्कूल में जो बच्चों का नंबर तक लगभग 20 या 20 के आसपास था, मतलब 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बंगाल और बिहार में स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चों का नंबर था 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे उन इन स्कूल्स में पढ़ते थे। These schools were run by wealthy people or the local community, कि ये विद्यालय संपन्न लोग, जो वहां के जो संपन्न लोग थे, जो धनी लोग थे, या जो स्थानीय जो समुदाय था, लोकल जो कम्युनिटी थी, उनके द्वारा ये स्कूल चलाए जाते थे। चिल्ड्रंस फीस वर डिटरमाइंड बाय द इनकम ऑफ द देयर पेरेंट्स, कि बच्चों की जो फीस थी उनकी माँ बाप की आमदनी के हिसाब से तय होती थी। मतलब क्या था, आमदनी इनकम अगर ज्यादा है तो फीस ज्यादा, अगर इनकम कम है तो कम फीस, मतलब गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी और अमीरों को ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। इन चीजों को देखकर एडम तो बहुत हैरान हो गए, यार यहाँ पे तो बहुत सही चीजें हैं। ठीक है, देयर वॉज नो अरेंजमेंट, और देखिए आज के टाइम में अगर हम जो देखते हैं कि जो क्लास में जो बुक्स हैं, एग्जाम होते हैं, अटेंडेंस होती है, ठीक है, इस तरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वहां पे। जब इस तरह का सिस्टम नहीं था और ना ही स्कूल की कोई अलग से बिल्डिंग होती थी, जब ऐसा कुछ था ही नहीं, तो बच्चों को सिखाया क्या जाता था, तो उसमें भी हम जान लेते हैं। Children were taught under a tree in the corner of a temple or at the guru's house, कि बच्चों को पेड़ के नीचे, मंदिर के कोने में, या गुरु के घर पर, या गुरुकुल हम कह सकते हैं, वहां पर शिक्षा दी जाती थी। और किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, द एजुकेशन वॉज ओरल एंड द स्टूडेंट वर टॉट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि बच्चों को मौखिक शिक्षा दी जाती थी और उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए आज के टाइम में हम जिस तरह की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं कि एग्जाम ना हो, बच्चों की जो नीड है उसके हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जाए, बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाए। आज के टाइम में हम इस तरह की बात करते हैं। और इस टाइम का जो एजुकेशन था वो 1835 और 1838 के दौरान जब एडम ने अपनी रिसर्च किया तो उनको इस तरह की सिस्टम वहां पे मिला बंगाल और बिहार में, जिसकी बात हम आज की टाइम कर रहे हैं। तो एडम ने क्या पाया अपनी रिपोर्ट में, एडम ने पाया कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत फ्लेक्सिबल है और यहाँ की लोकल नीड के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। और एक खासियत एग्जाम्पल देते उन्होंने बताया कि जब अगर हम देखें कि जब फसलों की कटाई का टाइम आता है, जब किसान पूरा परिवार खेत में लगा रहता है, तो उस टाइम जब फसलों की कटाई के टाइम स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और इस दौरान बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में जाके काम करते हैं। और जब फसलों की कटाई का टाइम खत्म हो जाता है, फसलें कट जाती हैं, तो उसके बाद स्कूल फिर से खुल जाते हैं और बच्चे फिर स्कूल में आके पढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो गरीब किसानों के बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिल रही है। तो मतलब एजुकेशन तो दी जा रही है और लोकल नीड्स के, स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। अब हम बात करते हैं सजेशंस ऑफ विलियम एडम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में विलियम एडम के सुझाव। द फिल्ट्रेशन थ्योरी इज एंटी पीपल, कि विलियम एडम ने बोला कि जो मैकॉले की जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, जो निष्पंदन सिद्धांत है, वो जन विरोधी है, क्योंकि इसमें आम इंसान के, आम लोगों की, आम जनता की शिक्षा की बात तो की नहीं जा रही, इसमें तो सिर्फ अमीरों की एजुकेशन की बात की जा रही है। तो ये एंटी पीपल है, जन विरोधी है, इट शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड, इसे लागू ना किया जाए। इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड साइंस शुड बी स्टडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन कराया जाए।
इंडिजिनियस स्कूल्स रनिंग इन इंडिया आर द बैकबोन ऑफ नेशनल एजुकेशन, कि भारत में चल रही जो देसी विद्यालय है राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ है, इसलिए इनकी उन्नति की व्यवस्था की जाए। देयरफॉर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर प्रोग्रेस। India is an agricultural country, so the system of agricultural education should be made from the very beginning, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही की जाए। एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी गिवन टू रूरल स्कूल, कि ग्रामीण पाठशालाओं को कृषि योग्य भूमि दी जाए। तो देखिए एडम का मानना था, एडम ने अपना सर्वे किया कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो किसान फैमिली से हैं, ठीक है, और उनका जुड़ाव खेतों से है, तो इसलिए जो एग्रीकल्चरल जो एजुकेशन है बच्चों को स्टार्टिंग से दी जाए, और स्कूल को एग्रीकल्चर लैंड दिए जाए जहां पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा सके खेती बाड़ी के बारे में। टेक्स्ट बुक शुड बी मेड इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपर्ट, कि भारतीय तथा पाश्चात्य जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, एजुकेशनल जो एक्सपर्ट हैं, उनकी सहायता से जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, प्राच्य भाषाएं हैं, उसमें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया जाए स्वदेशी भाषाओं में। स्कूल शुड बी अरेंज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की व्यवस्था की जाए। जैसे आप सब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो उस इसी तरह से उस टाइम एडम ने भी बोला कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए स्कूल की अरेंजमेंट किया जाए, विद्यालयों की व्यवस्था की जाए ताकि टीचर्स वहां पे ट्रेनिंग ले सके। और जो इन सर्विस जो टीचर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके प्रोग्रेस के लिए, जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनके प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 4 ईयर का एक कार्यक्रम चलाया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें हर साल कम से कम 3 महीने की टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। हर साल 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, और प्रोग्राम कितने का होना चाहिए? 4 ईयर का, मतलब 4 साल में कम से कम जो है 1 साल की जो ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। जो इन सर्विस जो टीचर्स है, मतलब जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जिनको ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिली है, अनट्रेंड है, उनको 4 साल का एक प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें हर साल कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाए। इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, कि विद्यालयों और शिक्षकों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। ऑल इंडिजिनियस स्कूल शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच विल इंप्रूव देयर कंडीशन, कि सभी देसी विद्यालयों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए जिससे इनकी दशा सुधरेगी। The salary of teachers should be increased and their condition should be improved. शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए और उनकी दशा सुधारी जाए। तो ये सजेशन थे, किसके थे? विलियम एडम के, जो इन्होंने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जो उनका सर्वे था, उन्होंने अपनी सजेशन दिए। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ एडम्स रिकमेंडेशन, कि एडम की जो सिफारिशें थी इसका मूल्यांकन हम देखते हैं कंक्लूजन के तौर पे। विलियम एडम वॉज अ सपोर्टर ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया, कि विलियम एडम भारत में जन शिक्षा के पक्षधर थे कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियंस, कि वो भारतीयों के लिए भारतीय पद्धति की शिक्षा के समर्थक थे, कि भारतीयों को भारतीय भाषाओं में और भारतीय शिक्षा दी जाए। The education plan that Adam presented for India was suitable for Indians, कि एडम ने भारत के लिए जो शिक्षा की योजना प्रस्तुत की वो भारतीयों के लिए बहुत ही उपयुक्त थी, बहुत ही सही थी। लेकिन विलियम बेंटिक के बाद जो नए गवर्नर जनरल बने ऑकलैंड, उन्होंने मैकॉले ने जो फेब 1835 को अपना मिनट दिया, और फिर मार्च में बेंटिक ने जो अपना रेजोल्यूशन दिया, एजुकेशन पॉलिसी दी, और फिर एडम ने जो अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, 3 रिपोर्ट जो एडम ने दी। उस टाइम की जो गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, इन्होंने इन तीनों की स्टडी की, और इस स्टडी में इस निष्कर्ष पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट that time the system of mass education in the country could not be provided with limited means resources, कि इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस समय जो सीमित साधन है उससे देश में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की, बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, वो तो यहाँ पे अपना फायदा कमाने के लिए आए थे, मुनाफा कमाने के लिए आए थे। अब वो अपना पैसा क्यों यहाँ पे सभी की एजुकेशन में खर्च करने लगे? तो उनको मैकाले का मिनट बहुत अच्छा लगा जिसमें यूरोपीय हित था,
यूरोपियों का बेनिफिट था कि हमें यहाँ पे ऐसे लोगों को हमें बनाना है जो खून से इंडियन हो, ठीक है, लेकिन आत्मा से भारतीय हो, ताकि हमें वर्कर्स की एक फौज मिल सके जो हमारे काम आए। तो हमें यहाँ पे सभी को शिक्षित नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो लोगों को एजुकेट करना है, हमें किन लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है, हमें जो अमीर लोग हैं उनको एजुकेट करना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ताकि हमें अच्छे वर्कर्स मिल सके। तो हमारा जो काम है ये है, हमारा काम सभी को एजुकेशन देने का नहीं है, और हम इस पे इतने पैसे पैसे जो है नहीं खर्च कर सकते। इसीलिए विलियम बेंटिक ने जो एडम की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने क्या की, उसको रिजेक्ट कर दी, और जो मैकॉले का जो मिनट था, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसको उन्होंने लागू किया, इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।